हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। आपको लगता होगा कि ये कैसा नाम है, हिमालय की बेटियाँ। पर हमारे लेखक यानी कि हमारे लेखक का नाम है नागार्जुन। उन्होंने नदी हमारे यहाँ इस चैप्टर में नदियों का वर्णन किया गया हुआ है। और हिमालय यानी कि हमारा हिमालय पर्वत, उसे हिमालय पर्वत को पिता और नदियों को उनकी बेटी का मानवीकरण किया गया है। तो हम आज देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने हिमालय को पिता और नदियों को उनकी बेटियों का मानवीकरण क्यों किया है। तो आइए देखते हैं हमारा चैप्टर। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संप्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। लेखक कहते कि मैंने उन्हें दूर से ही देखा था, यानी कि बड़े बड़े मैदानों में देखा था। तब वो कैसी लगती थी, गंभीर, शांत और अपने आप में ही खोई हुई, एक संप्रांत महिला की तरह, यानी कि एक संस्कारी महिला की तरह। और उनके लिए उनके दिल में क्या था, आदर और श्रद्धा थी। और जैसे कि माँ और दादी, मौसी या फिर मामी की गोद में हम जैसे सोते और हमें अच्छा लगता है, वैसे उनकी गोद में वो खेला कर, यानी कि उनके अंदर वो डुबकियाँ लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अभी लेखक कहाँ चढ़े थे, हिमालय के कंधे पर, यानी कि वो हिमालय पर गए तब उन्होंने क्या देखा, वो आश्चर्य हो गए कि उन्होंने देखा कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज विशाल हिमालय के मैदानों में जाकर, जैसे बड़े बड़े मैदानों में थी तब कैसी थी और अपने हिमालय में आकर वो कैसी हो गई है, वो देखकर वो बहुत ही आश्चर्य में थे। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों के बाल लीला देखकर। लेखक कहते कि जब मैंने उनको मैदान में देखा था तो वो कैसी थी, शांत, गंभीर, अपने आप में खोई। पर जब मैंने उन्हें हिमालय की गोद में देखा तब कैसी थी, वो लगातार खिलखिलाती हुई, उछलती कूदती और अपने ही मन में उल्लास होकर, ये सब कुछ यहाँ पर है तो ये सब कुछ मैदानों में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैं जब किसी लड़की को देखता हूँ या फिर किसी नई कली, यानी कि नए कोई फूल पर जब मेरा ध्यान जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल यानी कि आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ, विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला। बेटियाँ यानी कि कौन, नदियाँ। इन नदियों के मैं बाल लीला देखकर आश्चर्य हो गया हूँ कि ये है क्या। और इसीलिए बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे हिमालय और नदियों का यहाँ पे हमारे लेखक ने मानवीकरण किया है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर, आदित्य सरसब्ज उगता घाटियाँ, बंदूर, आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाय, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो यह देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बच्चों अभी लेखिका बोल रहे हैं कि
लेखक बोल रहे हैं कि ऐसे तो वो कहाँ भागी जा रही है नदियाँ, कि जैसे ही वो पहाड़ हिमालय की गोद में आती है तो वो कितना उछल कूद कर रही है, कितना कौतूहल कैसे उल्लास से खेल रही है। तो ऐसा तो कौन सा उनका लक्ष्य है जो इन्हें इतना बेचैन कर रखा है। उनके पिता का इतना ज़्यादा प्यार, इनके पिता यानी कि हिमालय का इतना प्यार पाकर भी वो क्यों अतृप्त है। तो कौन है जो इनकी प्यास बुझा सकेगा। और फिर बोल रहे हैं कि अभी बच्चों को पता होगा कि जब बेटी अपने माँ बाप के घर पे होती है तो वो बाल कैसी होती है, वो चंचल होती है, चुलबुली होती है, बहुत ही अपने ही जीवन में मस्त रहने वाली होती है। तो वो उसकी बाल्यावस्था होती है। पर जैसे वो धीरे धीरे युवा अवस्था में पहुँचती है तो उसकी वो चंचलता, उसकी वो चुलबुलाहट धीरे धीरे वो कम होती जाती है। वैसे ही लेखक क्या कहते हैं कि जब वो कहाँ होती है, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी हुई घाटियाँ, बंदूर, आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाय, ये सब क्या है, उसकी बाल्यावस्था का समय है। यानी कि आदित्यकाय यानी कि पहाड़ के ऊपर का समतल भाग जहाँ पेड़ होते ही नहीं हैं, बहुत ही कम होते। सरसब्ज यानी कि हरी भरी, और उपत्यका यानी कि घाटियाँ, ये सब कुछ उसका बाल्यावस्था का समय है कि जहाँ ये सब कुछ होता है। और वो इन सब से खेलते खेलते दूर कहाँ भागी जाती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल, ये सारे बड़े बड़े पेड़ों के नाम हैं। और वो जंगलों में इतना दूर पहुँचती है तो वो अपने युवा अवस्था में आ जाती है और तभी वो अपने बाल्यावस्था का समय याद करती है। और वो अपने इस बाल्यावस्था के समय को याद कर कर आगे बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा हिमालय इन अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनाता होगा। आपको पता होगा कि जब बेटियां शादी करके अपने ससुराल चली जाती है तो उसके पिता उसे कितना याद करते हैं और उसके बिना, अपने बेटियों के बिना अपने पिता का घर कितना खाली हो जाता है। वैसे ही नदियाँ जब अपने जंगलों में चली जाती है तो ये हिमालय उसे कितना याद करता होगा। जब उसे पूछा जाएगा तो उसके पास कुछ देने के लिए जवाब नहीं होता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अभी लेखक बोल रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र एक ऐसे दो नदियों के नाम हैं जो वो महानद है। महानद यानी कि छोटी छोटी नदियों से मिलकर वो बनने वाली एक महानदी है दोनों। और इन दोनों के नाम सुनते ही ये सारी नदियाँ रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, ये सारी नदियाँ हिमालय की आंखों के सामने नाचने लगती है। और ये बोले कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वो क्या है कि हिमालय का दयालु हिमालय का पिघला हुआ दिल यानी कि क्या है कि वो जो पहाड़, उसका बर्फ़, उस पर हिमालय पर जमी हुई बर्फ़ जो एक एक बूंद गिरकर पानी में स्वरूप होकर वो नदी में बनती है। और महानदी क्यों है, क्योंकि सिंधु कहाँ से निकलती है, तो जो पंजाब प्रांत से निकलती वो सागर से मिलती है। और ब्रह्मपुत्र द्वीप से भारत और बांग्लादेश से निकलकर कहाँ मिलती, अरब सागर से मिलती है। तो बोलते कि वो दोनों कुछ नहीं, वो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल यानी कि वो जमी हुई बर्फ से निकलकर एक एक बूंद बनकर वो नदियों में प्रवाहित होती है। और कहाँ किससे मिलती है, वो समुद्र से मिलती है। और क्या बोलते हैं लेखक इसे कि वो सौभाग्यशाली है कौन, समुद्र, कि उसे पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय यानी कि मौका मिला।
जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक बोल रहे हैं कि जो लोग पहाड़ी विस्तारों में रहते ही है उन्हें ये सब कुछ देखकर कुछ कौतूहल नहीं होता होगा, या फिर जिन्होंने देखा ही नहीं, सिर्फ नदियों को मैदानों में ही जाते हुए देखा, उनके लिए भी कुछ नई बात नहीं। पर मैंने तो उन्हें देखा है कि माँ बाप की गोद में जैसे बच्ची छोटी होती है तो अपने माँ बाप के घर पे कैसे खुले से रह सकती है, अपने आज़ादी मान सकती है, अपनी आज़ादी को जी सकती है। वैसे ही क्या बोल रहे हैं लेखक कि नदियाँ सिर्फ जब अपने पिता यानी कि हिमालय के पास होती है तब कैसे होती है, उल्लास से भरी हुई, बस खिलखिलाती हुई, हंसती गाती ऐसे होती है। तो बोलते हैं कि उनके लिए भले आकर्षित ना हो, पर मुझे तो ऐसा लगता है और मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि हिमालय का दामाद कौन है, समुद्र। तो कि समुद्र कैसे हिमालय के दामाद यानी कि समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालय ने अपनी बेटियों को समुद्र को दिया है, इसीलिए नदियों के पति समान उन्होंने समुद्र को बनाया है, इसीलिए समुद्र का भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। अभी आगे, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। अभी आगे हमें लेखक कहते हैं कि कवि कालिदास, हमारे महान कवि कालिदास, उन्होंने, और बच्चों यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि हमारी नदियों और हिमालय का मानवीकरण हुआ, वो सिर्फ हमारे लेखक नागार्जुन ने नहीं किया है, ये मानवीकरण की रीत पहले से ही थी। और वो कौन से समय से, हमारे कवि कालिदास के समय से। तो उन्होंने भी अपने लेख में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था मेघदूत। वहाँ पर भी यक्ष और यक्षिणी के रूप में उन्होंने ऐसे मानवीकरण किया था और यक्ष ने अपनी यक्षिणी को मेघ द्वारा दूत यानी कि संदेशा भेजा था कि तुम मेरा संदेश मेरी यक्षिणी को दे दो। तो वहाँ पर मेघ का भी मानवीकरण हुआ था। इसी तरह लेखक बोल रहे हैं कि प्रेयसी यानी कि प्रेमिका, वो बोल रहे हैं कि मुझे भी याद आ गया तब भी वेत्रवती यानी कि वेत्रवती नदी को आज के समय में बेतवा नदी कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जिसने भी नदी को दो स्वरूप समतल मैदानों में और हिमालय की गोद में जिसने देखा होगा वो भी यही नतीजे पर पहुंचेगा कि इनके अंदर भी प्रेम है। वो लेखक बोल रहे हैं कि नदियों को भी कि वर्षा के रूप में तुम आना और उनकी प्यास बुझाना, उनका प्रेम बढ़ाना। इसीलिए लेखक ने कहा है कि प्रेयसी यानी कि प्रेमिका। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी जो यानी कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन और मन ताज़ा हो गया। तो लग गया मैं गुनगुनाने। अभी लेखक बोल रहे कि
एक लेखक काका कालेलकर, उन्होंने भी क्या किया है, नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि जगत जननी हमारी, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एक नारा है हमारा, जल ही जीवन है, यानी कि जल के बिना इस धरती पर जीवन संभव बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसे क्या कहा गया है, लोक माता, यानी कि संसार की जननी, संसार की माता है नदियाँ। पर लेखक बोल रहे हैं कि हम उसे माता कहने से पहले क्या इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज होगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि हम उसे माता के रूप में देख ले या फिर बेटियों के रूप में देख ले, कि ममता का भी एक धागा है जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने, उन्होंने क्या किया है, हमारी नदियों को माता कहा है, बहन कहा है, सब कुछ कहा है। और लेखक के साथ भी एक दिन ऐसा हुआ था कि क्या हुआ था कि उनका मन एकदम उदास हो गया था, वो मन से अकेला महसूस करने लगे थे। तभी उन्होंने क्या किया, वो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए और पानी के अंदर उन्होंने पैर डाल दिया और प्रगतिशील यानी कि उल्लास से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ पानी ने उन पर असर डाला और उनका तन और मन एकदम ताज़ा हो गया। और फिर उन्होंने क्या करने लगे, गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और उन्होंने क्या गुनगुनाने लगे कि जय सतलज बहन तुम्हारी, जय हो, तुम्हारी लीला अचरज है। अचरज यानी कि आश्चर्य से भरी हुई है। और हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मुदित यानी कि प्रसन्न हो गया मन, और खुमारी यानी कि दुख, वो अकेलापन, वो सब कुछ दूर हो गया और मेरा मन कैसा हो गया, प्रसन्न हो गया कि मैं तुम पर जाऊँ बलिहारी, यानी कि मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाता हूँ, तुम्हारे सामने मैं झुक जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय तुम्हारा पिता है और तुम उसकी बेटी हो और वो बहुत चिंतित है तुम्हारे लिए, फिर भी वो कैसा है, चुपचाप। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति नटी, नटी यानी कि जो खेल दिखाने वाले होते हैं, वो चित्रित, वो चित्रवाल कि एक प्रकृति के नट की जैसे तो उन्होंने चित्र छपी हुई है। और किसने, कि अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, वो सब कुछ अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, वो हिमालय है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज बहन तुम्हारी जय हो। आशा रखती हूँ बच्चों कि आपको हमारा ये चैप्टर समझ आ गया होगा और क्वेश्चन आंसर हम आगे देखेंगे। थैंक यू।